हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल शांडिल्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जोरावर क्लासेस की इस नई ईवीएस क्लास के अंदर। और आप सभी जानते हैं कि वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन फ्रॉम द टेस्ट। जो हमने टेस्ट लिए हैं उनके क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं। डाउट क्लास के रूप में एक ये सेशन तैयार किया गया है। काफ़ी बच्चे क्वेश्चंस में डाउट थे उनको, और वो डाउट जो है हर बच्चे को अलग अलग क्वेश्चन में थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक सेशन ही बना के पूरा हर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। तो ये डिस्कशन क्लास है जिसमें वो जो टेस्ट में आए हुए क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। और आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक से उठाए गए हैं, जो इंडिया फिजिकल मैप है उस टॉपिक से उठाए गए हैं, और वो आपको एग्जाम में दिए गए थे। आप सभी जानते हैं कि इंडिया फिजिकल वो हर एग्जाम में आता ही है, और इसके अंदर मैप लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो मैप लोकेशन से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन, जो मैपिंग जो है वो हर एग्जाम में आती है। ठीक है, वो मैं बस टीचर के एग्जाम की ही बात नहीं कर रहा, एसएससी का एग्जाम हो या कोई क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे वो किसी लेक्चरर का एग्जाम हो, तो उसमें सभी चीजें आती आती हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। विच पेयर इज नॉट करेक्ट? कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? मतलब मैच करना है कि कौन सा सही क्रैक कनेक्ट किया गया है। तो इन्होंने पूछा कौन सा सही नहीं है। तो पहले तो क्वेश्चन को ही समझने की जरूरत है कि 3 सही होंगे और एक गलत नहीं होगा, और हमको किसको सिलेक्ट करना है, जो एक गलत है उसी को छांटना है। अब देखिए, इनर हिमालय, इसको हिमाद्री कहते हैं क्या? जो इनर हिमालय है उसको क्या हिमाद्री कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि हमने हिमालयस को स्टडी किया, और हिमालयस के अंदर हमने देखा है बस ज़्यादा नहीं बना रहे मैप को, जितना जरूरत है उतना ही बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि अंदर वाला जो हिमालय है वो इनर हिमालय है, इसको हिमाद्री कहा जाता है। इसको द ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरी जो इसकी लेयर है हिमालय की, वो नीचे की तरफ है, और उसको कहा जाता है मिडल हिमालय, मध्य हिमालय। और इसके अलावा इसको हिमाचल भी कहा जाता है। इसको बार बार हम इतनी बार कर चुके हैं, मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे आपका मेन सब्जेक्ट ही जीएस है, आपका मेन सब्जेक्ट ही ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है। इन टॉपिक्स को हम इतनी बार कर चुके हैं और इतनी बार आगे भी करेंगे। रिवीजन के रूप में, कोई फॉर्मेलिटी के रूप में हम क्लास नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप सिंसियरली हमारी क्लास में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम देख रहे हैं कि हम मेरी क्लास में लगभग 500 के आसपास एवरेज बच्चे आ रहे हैं। ये 400 450 तक भी आ जाते हैं, लेकिन कभी 600 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 500 600 बच्चे हैं, इनके साथ किसी भी तरीके का ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं की जा रही है। ठीक है, आप इस क्लास में उतना ही अच्छा फील करेंगे जैसे कंटेंट कोर्स की क्लास में फील करते हैं। और यहाँ पर हम कुछ क्योंकि क्वेश्चन के रूप में करवा रहे हैं, तो यहाँ कंटेंट के बच्चों के लिए आना बहुत जरूरी है। उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, और बाकी बच्चे को लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए, इनर हिमालय या हिमाद्री, ये तो बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद देखिए लेसर हिमालय। देखिए, मैंने कहा था पहला ऊपर वाला हिमालय है ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय, हिमाद्री है। उसके बाद लेसर हिमालय, इसके नीचे वाला हिमालय जो है उसको सह्याद्री कहते हैं या हिमाचल कहते हैं? हिमाचल कहते हैं, मैंने भी बताया। ठीक है, इसको लेसर हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं। तो यही पेयर हमारा गलत है, तो हमें गलत ही छांटना है। तो हमारा आंसर तो असल में निकल ही रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, कोई गुंजाइश ना रहे। अब कहते हैं आउटर हिमालय। आउटर हिमालय देखिए, ये रहा आउटर हिमालय बाहर की तरफ। ठीक है, इनर आउटर, समझ गए? और ये मिडल, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो आउटर हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, अभी अभी आपको न्यूज में आता है कि पहाड़ खिसक गया, पहाड़ खिसक गया। तो ये जो शिवालिक वाले पहाड़ है ना, बहुत कच्चे से पहाड़ है। ये जो पहाड़ जो बने हुए हैं, जो इनर हिमालय और मिडल हिमालय है, इनसे जो नदियां कुछ अपने साथ बहा के लाई हैं, वो यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, और फिर उसके बाद फोल्ड माउंटेन के रूप में ये उभरा यहाँ पे। तो ये इतने अच्छे से मजबूत पहाड़ नहीं है जैसे ये दोनों पहाड़ हैं। तो ये बहुत ज्यादा जो है, ये आपको देखते हैं कि लैंडस्लाइड के इसमें आपको चांसेस दिखाई देते हैं। लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा दिखाई देता है आपको इसमें। तो आउटर हिमालय नो डाउट शिवालिक ही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होता। और काराकोरम रेंज, जो कि हिमालय पार की श्रेणियों में काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, लद्दाख जास्कर, ऐसे करके श्रेणियां हैं। तो इसमें काराकोरम जो श्रेणी है, जिसपे आपने देखा था कोई केटू गोडविन आस्टीन नाम की एक चोटी भी है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, जो कि पीओके जम्मू में है, भारत का ही पार्ट है। तो इसको जो यहाँ पे मिला, इसका एक और नाम है जिसका पौराणिक नाम जो है कृष्णागिरी है। ठीक है, तो माइथोलॉजी के अंदर आपको देखेंगे ये चीजें कृष्णागिरी के रूप में इसका नाम दिखाई देता है। तो ये भी ठीक ही है। तो हमारे जितने भी ठीक है वो गलत है, क्योंकि हमको तो गलत ही छांटना है। तो हमारा सही आंसर मिल गया हमें। लेसर हिमालय इज रोंगली प्लेस्ड,
द रियल नेम इज हिमाचल, लेसर हिमालय को हिमाचल कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रीनविच लाइन का क्या मतलब है। तो ये क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ट्रिक करके इसमें ये क्वेश्चन दिया गया आपको टेस्ट के अंदर, और बहुत सारे बच्चे उस ट्रिक में फंस भी गए। ठीक है, तो कहते हैं कि गलती पहले ही कर लो, एग्जाम में जाके मत करो। तो इसलिए टेस्ट का फायदा हो जाता है कि आप टेस्ट जो दे रहे हैं, उस टेस्ट का मतलब है कि आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, ये एग्जाम नहीं है। ठीक है, एग्जाम में अपने आप को टेस्ट नहीं करना होता है। एग्जाम में तो अपने आप को बेस्ट देके सक्सेसफुल या क्वालिफाई करवाना है। ठीक है, और टेस्ट का मतलब क्या है कि अपने आप को बार बार टेस्ट कीजिए, अपनी गलतियां देखिए, अपनी टेस्ट को गलतियों को सुधारिए। तो यहाँ पर देखिए ग्रीनविच लाइन का क्या मतलब है, ये कह रहा है ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। तो ग्रीनविच रेखा हमने देखा है, वर्ल्ड मैप हमने देखा है। एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, फिर से बता देता हूँ कि वर्ल्ड मैप के अंदर हमने, मुझे लगता है कि वर्ल्ड मैप पता नहीं हमने पहले किया है या नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने की। ठीक है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जो है आप देखेंगे। तो ये दोबारा बनाता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा सा नहीं बन पाया क्योंकि थोड़ा सा फोकस मेरा अभी कहीं और ही था। ठीक है, अब देखिए ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये हो गया साउथ अमेरिका। उसके बाद आप इधर आएंगे तो इधर आप देखेंगे कि ये ग्रीनलैंड है। उसके बाद यहाँ पर द ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहा जाता है, और उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कि एशिया शुरू हो जाता है। ठीक है, और ऐसे करके, ठीक है, और ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ हमने आइडिया लिया, और ये इंडिया है। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, देखिए ग्रीनविच लाइन की बात कर रहे हैं। ग्रीनविच लाइन इज द लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, इमेजिनरी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस दैट इज द स्टैंडर्ड लाइन, जिसको हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया और उससे हम डिसाइड करते हैं बाकी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को। तो देखिए यहाँ पर लंदन के ग्रीनविच नामक एक स्थान है जहां पर एक लेबोरेटरी है, वैधशाला है। यहाँ पर मीटिंग हो रही थी किसके बारे में, कि कैसे जो है लॉन्गिट्यूड को डिसाइड किया जाए, कैसे डिसाइड किया जाए किधर ईस्ट है किधर वेस्ट है। तो ये लाइन को, इमेजिनरी लाइन जहां पर हम बैठे हैं उसको इमेजिनरी लाइन मान लिया जाए, क्यों ना इसको 0 डिग्री मान लिया जाए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए 0 डिग्री लैटिट्यूड या अक्षांश। तो हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर की। यहीं पे वो ट्रिक थी कि कई बच्चे काफी कॉन्फिडेंस में होते हैं और अपना कोई आंसर गलत कर लेते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड नहीं होता ग्रीनविच, 0 डिग्री लैटिट्यूड तो इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होता है, जो कि आपने देखा है कि जाती है इधर से। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो कई बच्चों ने इस पे टिक कर दिया, तो ये जल्दबाजी का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको दिख रहा है दो चार ऑप्शन दिए, तो पागल थोड़ी है। 4 ऑप्शनों को पढ़ने के लिए दिया गया, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के उत्तर छाटिए, एक को ही मत देख के आंसर भरिए। तो आपका ये आंसर गलत है, ग्रीनविच ये नहीं है, क्योंकि अक्षांश जहां भी होगा वो कट जाएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बारे में, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर हो जाती है। और इसके इस साइड में जितनी भी कंट्रीज हैं इनको ईस्ट कंट्रीज कहा जाता है, और इसके इस साइड जितनी भी कंट्रीज हैं उनको वेस्ट कंट्रीज यानी कि पश्चिमी देश कहा जाता है। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए हैं। अब देखिए ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है ग्रीनविच से होकर जाती है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच वाला, ये वाला सही आंसर हो गया। अब ये देखिए ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये क्या है, तो आंसर तो हमारा ये हो ही गया। ये दोनों सेम ही है। देखिए मैं आपको पोल की तरफ से दिखाता हूँ एक बार अर्थ को। मान लीजिए ये हमारा पोल है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री जा रही है नीचे की तरफ, तो इसके अपोजिट में अब देखिए इधर से कितना एंगल बना, ये कितना एंगल बना 180 डिग्री, और इधर से भी कितना एंगल बना 180 डिग्री। और दोनों देखिए इसके इस तरफ अगर देखेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर है इंडिया, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये सारी कंट्रीज वेस्ट में काउंट होगी, ये सारी ईस्ट में काउंट होगी। अब यहाँ पर देखिए कि 180 डिग्री और 180 डिग्री, इधर से 180 डिग्री घूम के आ रहा है और इधर से, तो आप देखेंगे 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही लाइन है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, और इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन। और इंटरनेशनल डेट लाइन क्योंकि यहाँ पर तारीख बदलती है। ठीक है, ये क्या है आपको अच्छे से हमने कोर्स में भी आपको समझाया हुआ है अच्छे से, फिर भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं मैं कि मान लीजिए 180 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट दोनों एक ही है, और इसकी पिछली साइड एक 0 डिग्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि
ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर 3 अगस्त है, ठीक है, तो यहाँ पर आते ही 4 अगस्त हो जाएगा इस लाइन को क्रॉस करते ही। और अगर यहाँ पर अपोजिट में देखिए 4 अगस्त है तो इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आप एक दिन पीछे 3 अगस्त में आ जाएंगे। तो यहाँ पर डेट बदलती है। और एक और बात है कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये जो है ऐसे कर करके थोड़ा सा जिग जैग टाइप में है, जहाँ पर इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं उनको कनेक्ट करते हुए इस तरीके से है। चलिए हमारा आंसर तो आ ही गया है, आपको कुछ लॉजिक्स भी बता दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है, अरावली जो है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये हमसे पूछ रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन असल में ये एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपको कहीं ना कहीं ये मिल ही जाएंगे। विच वन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, अरावली की सबसे चोटी। आप सभी जानते हैं कि भारत का एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान, ठीक है, ठीक है। राजस्थान एक जो राज्य है उसमें आप देखते हैं कि हमारी एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, न्यू नहीं कह रहा मैं। अरावली जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, और न्यू अगर बात करें तो वो हिमालय है, ठीक है। ये लगभग 350 मिलियन ईयर्स पहले बनी थी, तो ये डिग्रेड हो के बहुत छोटे साइज में यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर अरावली है, राजस्थान के अंदर है। सबसे पहले तो ये भी ध्यान रखेंगे ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्ड माउंटेन है, वर्ल्ड की पुरानी माउंटेन्स में से एक है। भारत की पूछे तो सबसे पुरानी माउंटेन हो गई। अब यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसने कहा है गिरनार। तो गिरनार असल में गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पे गिर टाइगर रिजर्व है, ठीक है, गिर जो है पर्वत भी है, और गिरनार झील भी है यहाँ पर, ठीक है, सुदर्शन झील, इस तरीके से गिरनार झील है। तो यहाँ पर गिर टाइगर रिजर्व यहीं पे गिरनार में है। तो ये तो ऑप्शन ही कट गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, अरावली के बारे में, तो आपको इलिमिनेट कर देते हैं। अब बात कर रहे हैं संवेद शिखर। तो अगर पिछली क्लास आपने की है तो आपने देखा था कि ये हमारा हो गया क्या, बिहार, और उसके बाद हमने देखा था ये हमारा हो गया झारखंड। तो झारखंड में हमने बताया था कि गिरिडीह में, झारखंड के गिरिडीह में है संवेद शिखर नाम से एक पर्वत है, जिस पर पार्श्वनाथ का टेम्पल है। पार्श्वनाथ टेम्पल कहाँ पर है, झारखंड में है, संवेद शिखर पर है। पार्श्वनाथ कौन है, ये जैनों के, जैन धर्म जो है उनके मानने वालों लोगों के 23rd तीर्थंकर है, ठीक है, 23rd पैगंबर है या तीर्थंकर जिसको कहते हैं। और 24वें कहें तो वो कौन है, महावीर जैन है। तो इनको सर्प से या स्नेक के सिंबल से दिखाया जाता है। तो ये भी कट गया क्योंकि राजस्थान में नहीं है। अब बात करते हैं गुरु शिखर की। गुरु शिखर पे अगर आपको कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट पे देखते हैं माउंट कंचनजंगा। और माउंट कंचनजंगा की बात अगर आती है तो ये सिक्किम एक स्टेट है जो कि भारत का जनसंख्या के मामले में अगर देखें तो सबसे छोटा राज्य इसको कहा जाता है। तो इसमें एक माउंटेन है जो कि कंचनजंगा, खेंचनजोंगा भी कहते हैं इसको। तो ये जो है हिमालय के अंदर भारत की सबसे ऊंची माउंटेन भी कह दिया जाता है। कभी कभी कह दिया जाता है कि हिमालय पार की सबसे ऊंची कौन सी है, तो वो K2 है। और हिमालय के अंदर पूछा जाए भारत की तो वो कंचनजंगा कह दिया जाता है। तो ये हमारा सही आंसर अब ये भी कट गया क्योंकि राजस्थान में नहीं है। तो गुरु शिखर इज द राइट आंसर, दैट इज सिचुएटेड ऑन द अरावली, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली एंड इट इज सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान राज्य के अंदर ये स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, कोई डाउट है तो आप सभी बच्चे जो हैं, आपको मैं बार बार कहता हूँ कि माइंड स्टॉर्मिंग का सेशन हम चला रहे हैं। अगर आप बच्चों को कोई फैक्ट याद आ जाता है और जरूर टाइप कीजिए, आपका रिवीजन होगा और हमें भी वो फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड रेलेवेंट कुछ चीज़ समझने के लिए हेल्प करेगा। तो आपको अगर कोई ऐसा चीज़ ऐसी दिखाई देती है जो कि भाई हाँ, हम ये फैक्ट यहाँ पे मैं बता सकता हूँ या मुझे मालूम है, तो जरूर उसको जो है मेंशन कीजिए। चलिए, इफ पैरेलल्स आर ड्रॉन, ये क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम एक वीडियो पोस्ट हो गया था, तो उस वीडियो में जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन ठीक नहीं दिया गया था, लेकिन कोर्स का जो वीडियो है उसमें आपको ये सही दिया गया है। इफ पैरेलल्स आर ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री,
हाउ मैनी ऑफ देम वुड बी इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर, यदि समांतर जो है 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है, उनमें से कितने उत्तर गोलार्ध में होंगे। देखिए हमारी जो लैटिट्यूड है उनका एक और नाम है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जहां भी आपको पैरेलल्स दिखाई दे जाए तो मतलब आपके बारे में किसके बारे में बात हो रही है, वो लैटिट्यूड या अक्षांश के बारे में बात हो रही है। इफ यू आर गिवन विद मेरिडियन, अगर कहीं पर मेरिडियन लिखा होता है तो मेरिडियन नाम दिया गया है किसको, लॉन्गिट्यूड को। ठीक है, 0 डिग्री मेरिडियन कौन सी है आपसे ये पूछे तो 0 डिग्री मेरिडियन ग्रीनविच रेखा को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे 0 डिग्री पैरेलल कौन सी है तो वो इक्वेटर या भूमध्य रेखा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पैरेलल्स की बात हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात हो रही है। इसने कहा कि अगर पैरेलल्स जो है 1 डिग्री के अंतराल पर ड्रॉ की जाए नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर, वो कितनी होंगी। चलिए हम बातचीत करते हैं, अब एक बार ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं और इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए एक पैरेलल बिल्कुल बीचों बीच जो है मैंने इमेजिनरी की है, जिसका नाम है इक्वेटर या विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इक्वली एक ही अकेली ऐसी लैटिट्यूड जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो पैरेलल्स है वो सर्कल भी है। ठीक है, तो हर पैरेलल जो है वो सर्कल के रूप में अर्थ को ऐसे चारों तरफ से घेरे हुई है, लेकिन जो मेरिडियन है वो सर्कल नहीं है, वो सेमी सर्कल है। अब कह रहा है कि पैरेलल ये हो गया, देखिए बिल्कुल अर्थ को इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, क्योंकि ये स्फेयर है कंप्लीट, तो अब आधा डिवाइड हो गया तो नॉर्थ हेमिस्फेयर हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए हम नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात करें और ये साउथ हेमिस्फेयर हो गया। मैं बहुत टाइम लेके आपको बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये कह रहा है कि अगर हर डिग्री पे, देखिए हम सभी जानते हैं कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश है कि किसी भी स्थान की भूमध्य रेखीय जो वो है प्लेन है, उससे पृथ्वी के केंद्र से उसकी कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, और समान अक्षांशों को बनाने पर मिलाने पर जो रेखा बनती है उसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो बराबर दूरी पर या इतने ही एंगल पर जितने भी स्थान होंगे उन सभी को मिला लेंगे तो एक अक्षांश रेखा हो जाती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ तक आपको कितना एंगल मिलके बन के दे रहा है, कितना एंगल बन जाता है, 90 डिग्री तक का एंगल बन जाता है। लेकिन जो ये देखिए ये वाला जो अक्षांश है ये सर्कल नहीं है या पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये एक बिंदु है केवल। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 90 डिग्री के एंगल में से एक लेस करना पड़ेगा, 89 डिग्री तक के आप पैरेलल्स ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर करके टोटल 89 पैरेलल ड्रा कर सकते हैं किसी एक हेमिस्फीयर के अंदर। तो आप देखिए ये 89 हो गए इधर, 89 हो गए इधर। ठीक है, और एक हो गया ये 0 डिग्री वाला, तो इनको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 179 टोटल पैरेलल्स होते हैं, 179 टोटल पैरेलल्स होते हैं। और ऐसे ही 89 पैरेलल्स आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे अक्षांश कितने होते थे, अक्षांश तो भाई 90 इधर हो गए, क्योंकि ये भी एक अक्षांश है। हम अक्षांश रेखा के लैटिट्यूडनल लाइंस के बारे में बात नहीं कर रहे। ये अक्षांश 90 हो गए और एक ये हो गया, यानी कि 181 हो गए, दो अलग चीजें हो गई। अक्षांश 181 है लेकिन पैरेलल्स या अक्षांश रेखा देखिए तो 179 है टोटल, लेकिन एक हेमिस्फीयर के देखे अंदर देखे तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मुझे लगता है कि वो पीछे जो एक डाउट क्रिएट हुआ था, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था हमारे वीडियो पे, तो मैंने उसको जवाब दिया था कि यस दिस फैक्ट इज रॉन्गली प्लेस्ड। ठीक है, तो कि फेमस टूरिस्ट स्पॉट माउंट आबू जो है वो कौन से हिल पर है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो माउंट आबू है वो कौन से हिल पर है। तो माउंट आबू एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और वो राजस्थान के अंदर ही है। तो राजस्थान में देखिए फिर से वही बात है, नीलगिरी हिल्स, अगर आप हर ऑप्शन को देखेंगे तो नीलगिरी हिल्स जो है आप देखेंगे जहां पर वेस्टर्न घाट आके मिलते हैं और ईस्टर्न घाट। तो कहते हैं वेस्टर्न घाट और इंड ईस्टर्न घाट कहाँ पे आके मिलते हैं, तो नीलगिरी हिल्स में आके मिलते हैं। और ये जो नीलगिरी हिल्स है इसका कुछ पार्ट तो कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, KNK के अंदर है, कुछ केरला के अंदर है और कुछ तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो नीलगिरी हिल्स इज एब्सर्ड, मतलब आप इसको कहेंगे कि ये यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि माउंट आबू राजस्थान में आप सभी पता जानते हैं, तो ये तो ऑप्शन ही कट गया। अब बात करते हैं संवेद शिखर। अभी देखा था कि झारखंड के गिरिडीह में ऐसा एक संवेद शिखर है जहाँ पर पार्श्वनाथ का टेम्पल है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट ही गया है, एलिमिनेशन से कट गए। अब गिरनार हिल आपने देखा कि गुजरात में है,
ठीक है, कुछ तो पूर्व ज्ञान आपको यूज करना ही पड़ेगा, मतलब आपको कुछ तो इस क्वेश्चन के अंदर पता ही होना चाहिए, तभी तो एलिमिनेट कर पाएंगे। तो आपको अपन हमने देख लिया कि माउंट आबू कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। अब देखिए एक बच गया, ये भी कट गया, तो गुरु शिखर ऑफ अरावली। गुरु शिखर ऑफ अरावली द हाईएस्ट पीक जो है गुरु शिखर है, और वहीं पर माउंट आबू भी सिचुएटेड है। काफी ठंड भी रहती है, अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, घूमा जा सकता है, अच्छी जगह। तो हमारा सही आंसर भी यही हो गया, ठीक है, जो एक अच्छी जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच माउंटेन्स आर न्यू फोल्ड माउंटेन्स ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी माउंटेन्स हैं जो कि जिनको न्यू फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है भारत की। नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है, वलन आ जाता है, जैसे कपड़े में बल आ जाता है ना, एक कपड़ा है उसको इधर से भी फोर्स करो और इधर से भी फोर्स करो तो उसके अंदर ऐसे करके बल आ जाता है। इसी तरीके से जो है, इस तरीके से ये जो फोल्ड आ गया है, ठीक है, उस फोल्ड की को कहते हैं वलन। और इसी वलन की तरीके से जो माउंटेन्स बनी है और वो भी जो न्यू है वो बतानी है। अब देखिए हमने अरावलीज के बारे में बात की थी, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ध्यान रखेंगे। ओल्ड फोल्ड है, तो ये भी वैसी माउंटेन, लेकिन ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ये काफी पुरानी है। तो ये तो ऑप्शन हमारा कट गया, क्योंकि हम न्यू की बात कर रहे हैं, ये ऑप्शन कट गया। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट भी न्यू फोल्ड माउंटेन नहीं है, ईस्टर्न घाट भी नहीं है, और हमारा सही आंसर हो गया हिमालयज। सबसे नवीन, सबसे यंग अगर माउंटेन पूछे तो वो हिमालयज है, ठीक है, सबसे यंगेस्ट है वर्ल्ड की। उसके बाद हाईएस्ट भी है। दो क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि हिमालय के अंदर ही आप देखेंगे कि हिमालय के अंदर ही जो है माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल के अंदर सागर माथा भी कहते हैं, तो इसलिए हिमालय आर द हाईएस्ट। ठीक है, एक और बात हमने बताई थी कि अगर लॉन्गेस्ट पूछें तो एंडीज, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, Which one of the following Indian Union Territory has 4 districts and no district share boundary with each other? इनमें से कौन सी इंडियन यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट है एंड नो डिस्ट्रिक्ट शेयर बाउंड्री विद ईच अदर, और कोई भी डिस्ट्रिक्ट एक साथ एक दूसरे के साथ जो है बाउंड्री शेयर नहीं करती है। इंडिया के अंदर आप सभी जानते हैं कि टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है। आज के समय पे अगर देखें तो टोटल यूनियन टेरिटरीज 8 हैं, ठीक है, पहले 7 थी। उस फैक्ट को हम करेक्ट करें तो अब जम्मू कश्मीर को जब से यूनियन टेरिटरी 2 में डिवाइड किया गया तो होना तो चाहिए था 9, लेकिन 2 यूनियन टेरिटरी जिसमें दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली, इन दोनों को जोड़ के एक बना दिया गया। तो अब देखिए यहाँ पे 9 होना तो ये 8 रह गई है, ठीक है। अब जब जम्मू कश्मीर भी कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, पूर्ण राज्य के अंदर, तो फिर से हमारी 7 ही रह जाने, लेकिन फिलहाल अगर डाटा देखें तो यूनियन टेरिटरी टोटल 8 है, ठीक है। तो और यूनियन टेरिटरी का अगर एक बार हम नाम लेके देखें तो दिल्ली, ठीक है, चंडीगढ़, इसके बाद दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर पुदुचेरी, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और उसके साथ साथ और कौन सी रह गई काफी दिन बाद रिकॉल कर रहे हैं ना। चंडीगढ़ हो गई, दिल्ली तो आपको पता ही है। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, एक हरियाणा और हरियाणा पंजाब दोनों की राजधानी। दिल्ली की राजधानी तो दिल्ली है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप की कावारती है, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, पुदुचेरी की पुदुचेरी। उसके बाद देखिए एक है दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, एक ही हो गई ना अब ये दादर नगर हवेली। अब ये हो गई टोटल 6, और 2 और जो बची हुई हैं कौन सी है, एक तो JNK जम्मू एंड कश्मीर और एक है लद्दाख, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल हो गई कितनी, 8 यूनियन टेरिटरी। अब ये कह रहा है कि कौन सी वो यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर 4 जिले हैं और कोई जिला एक दूसरे के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये बिल्कुल सही है, ये बात है पुदुचेरी के लिए, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी के लिए ये बात बिल्कुल सही है। पुदुचेरी जो है
इसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन कोई भी डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री है वो एक दूसरे से मैच नहीं मिलती नहीं है। आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा। साउथ इंडिया के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि केरला कोस्ट के पास जो है माहे नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि पुदुचेरी के अंदर आती है। तो यानी कि वेस्टर्न कोस्ट पे भी है, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे भी एक इसका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद देखेंगे तमिलनाडु के अंदर कराईकल है, ठीक है, और फिर उसके बाद पुदुचेरी है, बहुत काफी डिस्टेंस के बीच में। और फिर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में यमन है, यमन नहीं यनम। तो इस तरीके से जो है पुदुचेरी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, चारों ही डिस्ट्रिक्ट जो है पुदुचेरी के अंदर आती है। एंड दीज 4 डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद ईच अदर, कोई भी एक दूसरे के साथ बाउंड्री नहीं शेयर करती है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हमें मिल गया है। और कुछ फैक्ट देखना चाहते हो देख सकते हैं। चंडीगढ़, ये चंदूगढ़ नहीं है, चंडीगढ़ है, ठीक है, ये राइटिंग टाइपिंग में गड़बड़ हो रखी है। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब बोथ, ठीक है, कॉमन कैपिटल है। यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार, इसके बारे में देखें तो सबसे इसकी ऊंची चोटी अगर हमने बात की तो सैडल पीक है। जो फैक्ट हम आपको करवा चुके हैं उसको आप रिवाइज जरूर करवाएंगे ताकि आपको ये अच्छे से हेल्प हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इनको आपस में डिवाइड करने वाली जो एक रेखा है वो है 10 डिग्री लैटिट्यूड, 10 डिग्री चैनल भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखिए यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसको एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, इसकी राजधानी आपको बताया 4 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हर क्वेश्चन कुछ कहता है, ठीक है। विच वन इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो आइलैंड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन सा भारतीय गणराज्य का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम समझेंगे और काफी आपको मजा भी आएगा। हम यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन समझेंगे, कम से कम 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बना लेते हैं कि एक्टिव वोल्केनो, ओनली एक्टिव वोल्केनो आइलैंड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया कौन सा है। तो अब बात करें इंडिया के अंदर तो हमारे पास 2 आइलैंड का ग्रुप है, ठीक है, एक अरेबियन सी के अंदर है और दूसरा बे ऑफ बंगाल के अंदर है, ठीक है। तो अरेबियन सी के अंदर अब देखें तो यहाँ पर केरला के कोस्ट से कुछ दूर लक्षद्वीप है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इतना बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है और इधर लक्षद्वीप वो अरेबियन सी है, अरेबियन सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे लक्षद्वीप है और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर आप देखते हैं कि अंडमान निकोबार को एक दूसरे से अलग अलग करने वाली लाइन है 10 डिग्री, हमने बताया था। फिर उसके बाद देखा था हमने कि मिनिकोय और ये लक्षद्वीप के बीच एक मिनिकोय द्वीप भी है, इसमें उनको भी जो डिवाइड करने वाली रेखा है वो 9 डिग्री है। और भारत और मालदीव को डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो 8 डिग्री है। ये आपको काफी अच्छे से पहले भी बताया गया है, कोर्स के अंदर भी खूब अच्छे से बताया गया है, रिवाइज हो गया, अच्छी बात है। तो यहाँ पे मालदीव और भारत के बीच में अगर देखें तो 8 डिग्री है। अच्छा, और उसके बाद देखें ये भारत का साउदर्न मोस्ट जो मेनलैंड का है 8 डिग्री 4 मिनट हो गया। तो नीचे की तरफ लैटिट्यूड घटेंगे ही घटेंगे। अब देखेंगे कि ये मिनुकोय और कावारती और इनके बीच में जो है वो 9 डिग्री और अंडमान निकोबार को डिवाइड करती है 10 डिग्री। ये तो हमने देख लिया। अंडमान निकोबार में ही एक आइलैंड है जो थोड़ा सा इधर की तरफ है, ठीक है, म्यांमार की तरफ देखें तो यहाँ पर 2 आइलैंड दिखाई देंगे, एक नारकोंडम और दूसरा है बैरन। तो आपसे पूछता है कि भारत और म्यांमार के बीच में कब पहले विवाद में कौन सा आइलैंड रहता, तो नारकोंडम है। ये सुषुप्त है, ठीक है, काफी टाइम से इसमें, काफी हजारों सालों से इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ। लेकिन अगर एक्टिव की बात करें तो वो बैरन आइलैंड है। दिस इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो आइलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देखते हैं। लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं तो आपसे पूछे तो इनमें से कौन सा कोरल आइलैंड है, तो ये कोरल आइलैंड है, मूंगे के बने हुए आइलैंड है ये, ठीक है। आप मूंगा एक जीव होता है, पोलिप नाम का एक जीव होता है, ठीक है, वो इमूवेबल होता है, मतलब वो मूव नहीं कर सकता। वो जो शैलो वाटर के अंदर रहता है, इतना शैलो होना चाहिए कि उसमें सूरज की रोशनी आती रहे। तो एक जनरेशन इसकी ऐसे आके बैठ जाती है तो ये मर जाती है। अपने साथ ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर छोड़ देती है, वो जो कठोर होता है ना, जैसे चूना होता है उस टाइप की,
उसके ऊपर नेक्स्ट जनरेशन ऐसे जमती है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन तो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे जनरेशन करते करते एक पहाड़ पानी के अंदर बना लेती है, लेकिन पानी से ऊपर वो सर्वाइव नहीं कर सकते, डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर उनको किल कर देता है। तो इस तरीके से जो ये आइलैंड बने हुए हैं पोलिप की वजह से, इनको कोरल आइलैंड, मूंगे की चट्टाने कहते हैं। आप देखते हैं मूंगे की अंगूठी भी पहनते हैं लोग, ठीक है। तो लक्षद्वीप तो ये हो गए। अब देखते हैं नारकोंडम हमने देख लिया तो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है, इट वॉज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। अब बात करते हैं न्यू मूर आइलैंड के बारे में। तो ये भी आपको एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलेगा, जो क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है विवाद किस आइलैंड को लेके था। एक बार मैप ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। भारत और बांग्लादेश के अंदर विवाद के बीच विवाद कौन से आइलैंड को लेके था। तो देखिए 1971 की लड़ाई हो रही थी। 1971 की लड़ाई दिसंबर 1971 में लगभग जो है आप देखते हैं कि बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया गया पाकिस्तान से। इसको पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, ये ईस्ट पाकिस्तान था और ये वेस्ट पाकिस्तान था इधर। तो दोनों तरफ से पाकिस्तान से इंडिया घिरा हुआ था। तो यहाँ पे 1971 में क्या हुआ कि यहाँ पर बंगाली भाषी लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मूवमेंट चलाया, ठीक है, और मुक्ति वाहिनी सेना बनाई। तो इंडिया ने भी काफ़ी उनकी हेल्प की, तो यहाँ पर बांग्लादेश बनाया गया। अब ये हो गया नया देश बांग्लादेश। अब 1972 में यहाँ पर एक आइलैंड उभरता है, अपने आप समुद्र में निकलाता है, इसको कहते हैं न्यू मूर आइलैंड। तो बांग्लादेश इसको अपना क्लेम करते हैं, इंडिया अपना, क्योंकि जिसके पास ये होगा उसी के पास ही आसपास का 200 किलोमीटर तक का एरिया जो है यूटिलाइज करने की वो हो गया। आपने देखा है टेरिटोरियल बाउंड्री और बाकी बाउंड्रीज के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये एक कारण था जिसका जो इसका कंटेंशन बन गया। तो फाइनली इसका फैसला भारत के हक में आया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि भाई ये तो इंडिया का ही पार्ट है, तो ये न्यू मोर आइलैंड है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे लगता है 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ही हो गए होंगे और डिस्कशन भी बहुत अच्छा हो गया है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द शॉर्टेस्ट कोस्ट। कौन सा इंडिया की स्टेट है जिसका सबसे छोटा तट है, किसका शॉर्टेस्ट कोस्ट है। तो इंडिया के कोस्ट के बारे में अगर देखें तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अगर इंडिया की देखें, कोस्ट लाइन मतलब तट रेखा, समुद्र तट रेखा, तो वो गुजरात की है। फिर सेकंड नंबर पे देखें तो आंध्र प्रदेश की है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ईस्ट कोस्ट पे कौन से स्टेट की कोस्ट सबसे बड़ी है, तो वो आंध्र प्रदेश की है। टोटल में गुजरात की है, वेस्ट में भी गुजरात की है और ईस्ट पे आंध्र प्रदेश की। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे छोटी कोस्ट कौन से राज्य की है, तो वो आंसर हमारा है गोवा। गोवा इज द राइट आंसर। चलिए यहीं पे हम सेशन को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये जो है सेशन अच्छा लगा होगा। उसके साथ साथ अगर आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर जो है लाइक भी कीजिए इसको, और उसके साथ जो है सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक एक नेचुरली एक रीइंफोर्समेंट हो जाता है हमारे लिए भी। आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं, या आप अगर उसको कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। हालांकि एक तरीका होता है सबका पढ़ाने का, वो हम कोशिश करते हैं। फिर भी आपको लगता है कि ये सजेशन जो है हमारे लिए एक अच्छा रहेगा, तो वो हम उसको ज़रूर इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और इम्प्रूवमेंट आगे धीरे धीरे होगा, ठीक है। हम अपना कुछ डिस्कशन करेंगे, टेस्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, वो भी आपके साथ करते ही रहेंगे। तो आप सभी थोड़ा सा बस ध्यान रखेंगे कि ध्येय एक है, लक्ष्य एक है। ध्येय एक है और लक्ष्य एक है। जब तक ध्येय न पूरा होगा पग की गति न रुकेगी, ठीक है। और आज भले जो कहे दुनिया, ठीक है, दुनिया बहुत कुछ कहती है हमें, आप पढ़िए तो आपको बोलेगी कि जो है किताबों में घुसा रहता है, दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, असामाजिक आदमी है, सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता, सामाजिक नहीं है, सोशल नहीं है। और फिर उसके बाद आप अगर सोसाइटी में घूमते हैं तो कहते हैं कि घूमता रहता है सोसाइटी के अंदर, पढ़ता ही नहीं है। और उसके बाद जो है आप क्रिटिक करेगी कि पढ़ने का टाइम निकाल दिया। तो आज भले जो कहे दुनिया, आप में 100 कमियां बताए दुनिया, और कल झुके बिना न रहेगी। तो ध्येय एक है, लक्ष्य एक है। जब तक ध्येय न पूरा होगा पग की गति, पैरों की गति न रुकेगी। और आज भले जो कहे दुनिया, कल झुके बिना न रहेगी, कल झुके बिना नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आपको इस दुनिया को दिखाना है। दुनिया जो कहती है वो गलत है और आप सही हैं।
दुनिया की बातों के हिसाब से नहीं चलिए, अपना एक लक्ष्य बनाइए, अपने लिए काम कीजिए। दुनिया आपको पढ़ने भी नहीं देगी, और पढ़ोगे तो पढ़ने नहीं देगी, और नहीं पढ़ोगे तो वो वैसे भी आपको जीने नहीं देगी। तो अपना लक्ष्य बनाइए, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कीजिए, मेहनत इतनी कीजिए। देखिए, जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, क्या वो कोई बहुत ज़्यादा, आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छे स्कूल से पढ़ाई की हुई है? देखिए, मैं एक कहता हूँ कि स्कूलिंग आपने जो 9वीं 10वीं में किसी भी क्लास में, छठी में पढ़ा है, इस टाइम तक आते होते, जब तक आप डाइट या बीएड करते हैं तो काफ़ी गैप आ जाता है, 6-7 साल का तो गैप बन ही जाता है। इतने साल के बाद अपने स्कूल में कोई चीज़ पढ़ी थी तो वो इतनी ज़्यादा माइंड में नहीं होती, क्योंकि रिविजन नहीं हुआ। असल में जो जो प्रिपरेशन आप आज कर रहे हैं, आज जो पढ़ रहे हैं ना, वो आपको सफलता दिलाएगी। आपकी स्कूलिंग इतनी हेल्पफुल नहीं होगी, 2-4-5% ही हेल्पफुल होगी। अब आप जो पढ़ रहे हैं ना, आप अगर कहीं पास्ट में अच्छा नहीं पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल भी उसको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। आज कितना पढ़ते हैं, आज जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप कितने ज़्यादा पढ़े लिखे, हर एग्जाम की एक अलग तरीके से तैयारी होती है, उस तरीके की तैयारी में आज कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं वो डिसाइड करेगा आज अपने प्रति कितना ऑनेस्ट है। ठीक है, आपको पता है अपनी काबिलियत, अपना पोटेंशियल आप सभी को पता है। उस पोटेंशियल को आप यूज नहीं कर रहे तो आपको खुद ही पता चल जाता है। आपको पता है कि पेपर देके आप कह देते हैं अरे यार थोड़ा पढ़ लेता, हो ही जाता। वो अगर पोटेंशियल, वो फीलिंग अगर आपके अंदर आ रही है तो इसका मतलब आप ऑनेस्ट नहीं है अपने प्रति। वो ऑनेस्टी बनाइए, और कोई भी माई का लाल, कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको नहीं, जो आपको रोक सके, जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक सके। बस एक आप ही हैं जो अपने आप को रोक सकते हैं, कोई आपको और नहीं रोक सकता। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए। ठीक है, मेहनत कीजिए खूब और हमसे जुड़े रहिए। कैसा लगा वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपने फीडबैक जरूर दीजिए, जो लाइव चैट होती है उसके अंदर आपने आंसर भी दिया कीजिए। साथ ही साथ उस पार्टिसिपेशन से आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छे से सोच के आंसर दे पाते हैं, और कितनी तरीके से आप, किस तरीके से सोच के आप गलत करते हैं। वो चीज़ भी आपकी हैबिट, आपको एक प्रैक्टिस मिल जाएगी जो पेपर में आपको फिर दोबारा हेल्प करेगी। आप आंसरिंग किस तरीके से कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या आपने सही सोचा था लेकिन गलत क्वेश्चन पुट कर, कोई गलत आंसर पुट कर दिया, सारी एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, और जितने ज़्यादा फैक्ट आपको याद आते हैं उस समय पर उन सारे फैक्ट को पोस्ट कीजिए। ठीक है, एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन भी हो जाएगा। आप भी पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी रिकॉलिंग की जो हैबिट होती है ना, माइंड के अंदर से रिकॉलिंग, ये हैबिट अगर आपने अभी बना ली तो आप एग्जाम में बहुत अच्छी रिकॉलिंग करेंगे और बहुत अच्छा एग्जाम होगा, याद आएगा आपको सब कुछ। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।